नावल मोहब्बत से खुदा तक का सफ़र। तहरीर महविश सिद्दीक। किस्त नंबर 8। अजलान ने बमुश्किल ज़ैनी की रोती हुई आवाज़ों से अपने सर को झटक कर आज़ाद किया और बाकी सब घर वालों से मिलने लगा। ज़ैनी तो बाकी सब घर वालों से पहले ही मिल चुकी थी जब अजलान अपने कमरे में गहरी नींद सो रहा था। अभी वो थोड़ी देर पहले ही ऊपर अपने कमरे में वापस गई तो वलीद का फ़ोन देखकर टेरेस पर आकर इससे बात करने लगी थी। अचानक बात करते करते वो फ़ोन बंद करती शिद्दत से रो दी, इस बात से बेखबर कि अजलान इसकी आधी अधूरी बात सुनकर वहाँ से चला भी गया है। कुछ ही देर बाद वो खुद के असाब पर काबू पाए वॉशरूम में गई और फिर अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारते आंसुओं का नामो निशान साफ करने में जुट गई। चूँकि अजलान भी अब कमरे में नहीं था इसलिए वो भी धीमी चाल चलती निचले फ्लोर की जानब चल दी। उस्मान ने ऑफिस से वापस आने से पहले ही फ़ोन करके फ़ातिमा और आमना बेगम को तैयार होने का कह दिया क्योंकि रिफ़त आपा ने आज इनको अपने घर खाने पर मदऊ किया था। आमना बेगम ने तो ये कहकर जाने से साफ मना कर दिया कि वो घर पर ही रहकर आराम करना चाहती हैं। उस्मान तो बिल्कुल नहीं मान रहा था मगर आमना बेगम ने फ़ातिमा को कहा कि मुझे मेडिसिन दे दो, मैं घर पर ही रहकर आराम करना चाहती हूँ। तो फ़ातिमा अब उनको मेडिसिन खाना खिलाने के बाद मेडिसिन दे रही थी। आंटी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने मुलाजमा को घर पर ही रुकने का कहा, वो यहीं घर में ही होंगी, आपने बस इन्हें आवाज़ देनी और अगर कोई भी मसला हो तो आपने फ़ौरन मुझे फ़ोन कर देना। उस्मान ने फ़ोन बाकायदा आमना बेगम के हाथ में थमा दिया। आमना बेगम नम आंखों से उसे देखने लगी फिर इसके सर पर प्यार दिया क्योंकि इन्हें बेटे जैसा दामाद पाकर दुनिया जहाँ की खुशियाँ एक साथ मिल गई थीं। वो फ़ातिमा से भी कहीं ज़्यादा आमना बेगम का ख्याल रखता था। वो अपने रब का शुक्र अदा करते नहीं थकती थी। काम से फ़रागत के बाद फ़ातिमा और उस्मान रिफ़त आपा के यहाँ जाने के लिए घर से बाहर निकल आए। चंद मिनटों की ड्राइविंग के बाद वो दोनों रिफ़त आपा के घर पहुँचते इन सबसे मुसाफ़ा कर रहे थे। हया और मरियम ने उस्मान को देखते ही शोर मचा दिया। फ़ातिमा भी अब इन प्यारी सी लड़कियों को देखने में महव थी। वो दोनों इस वक्त उस्मान से अपने मामा बाबा की शिकायत कर रही थी क्योंकि वो इन्हें अपने जान से प्यारे मामू उस्मान की शादी पर अपने साथ लेकर नहीं गए थे। उस्मान अब दोजानों बैठा इन्हें मनाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। फिर थोड़ी ही देर बाद रिफ़त आपा ने इन्हें खाना लगने का बताया। बहुत ही खुशगवार माहौल में खाना खाया गया था। हया की शरारतें इस वक्त अरूज पर थीं। सब इसकी बचगाना हत्तों पर हंस रहे थे। फ़ातिमा को भी हया की बातों पर मुस्कुराता हुआ देख उस्मान इसे यकटुक निगाहों से बगौर देखने लगा। एन इसी वक्त फ़ातिमा की निगाहें इसकी तरफ उठी तो वो धीरे से मुस्कुराती अपना चेहरा नीचे झुका गई क्योंकि वो चाह कर भी ज़्यादा देर तक उस्मान की नरम गरम निगाहों का सामना नहीं कर पाती थी। खाने के बाद अब चाय का दौर चल रहा था जब ही अचानक मरियम की शुरीदा आवाज़ लाउंज में अपनी गूंज पैदा कर गई थी। मुझे तो बड़े होकर बिल्कुल उस्मान मामू की तरह बनना है। उस्मान इसका पुरजोश अंदाज देख आहिस्तगी से मुस्कुराने लगा। फ़ातिमा ने एक नज़र नेवी ब्लू शर्ट के साथ वाइट जीन्स पहने अपने खूबरू शौहर को देखा जो इस जाज़बे नज़र हुलिये में वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वो दिल ही दिल में अपने रब का शुक्र अदा करने लगी क्योंकि उसने फ़ातिमा को ऐसा शौहर अता किया था कि जो इसकी इज़्ज़त के साथ साथ आमना बेगम और अपने साथ जुड़े हर रिश्ते की भी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त किया करता था। देखें भाई, मैं तो मामू की तरह फुल बॉडी शॉडी बनाकर गुंडों को खूब फैंटी लगाऊंगी। ये अच्छा बनना मुझसे बिल्कुल भी हज़म नहीं होगा। इसकी अनोखी बात पर हंसते हुए मरियम के हाथ से चाय का कप छलक कर नीचे गिरने लगा। बाकी सब भी इस बात पर बरजस्ता कहका लगाकर हंस दिए। फ़ातिमा भी इसकी बॉडी शॉडी वाली बात सुनते आहिस्तगी से मुस्कुरा रही थी। फ़ातिमा की मुस्कुराहट ने उस्मान के चेहरे पर खूबसूरत रंग बिखेर दिए। इसका शर्माया घबराया हुआ रूप सीधा उस्मान के दिल में घर कर रहा था। ईमान की शीरीं आवाज़ पूरी क्लास में गूंज रही थी। हर कोई खामोशी से इसका लेक्चर सुन रहा था, वरना दूसरे सब्जेक्ट के प्रोफेसर हमेशा यही शिकायत करते नज़र आते थे। क्लास में कुछ लोग लेक्चर के दौरान भी बातें करते रहते और कुछ लोग इनकी क्लासेस तक बंक कर देते हैं, मगर ईमान की क्लास हमेशा फुल भरी हुई होती थी। सब लोग इन हमाक से इसका बताया हुआ हर पॉइंट अपनी नोटबुक में लिखते रहते थे। ऐसे महसूस होता था ईमान के लबों से फूल झड़ रहे हैं और पूरी क्लास अपनी झोलियाँ फैलाए इन पत्तियों को अपने दामन में समेट रही है। ईमान ने एक हदीस का मतन ऊंची आवाज़ में पढ़ा था, काल रसूलुल्लाहि मन अखज़ मिनल अर्दि शैअन बिग़ैरि हक़्क़ा खसफ़ बिही यौमल क़ियामत इला सबई अर्दीन। इस हदीस की दौरे हाज़िर में बहुत अहमियत है। जब आप इसका तर्जुमा पढ़ेंगे तब आपको इस बात का अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। तर्जुमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने बग़ैर हक़ के ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा भी हासिल किया तो उसे क़यामत के दिन 7 ज़मीनों तक इसमें धंसाया जाएगा। आजकल ज़िम्मेदार तबके में ज़मीनों पर कब्ज़े के तनाज़ात इस कदर ज़्यादा हो चुके हैं कि हर कोई दूसरे का हक़ लेना चाहता है। इस सब में हम लोग ये बात यकसर भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला हकूक़ुल्लाह तो भले ही अपनी रहमत की बदौलत माफ़ कर दे, मगर हकूक़ुल बाद इस वक्त तक माफ़ नहीं करेगा जब तक किसी हक़दार को इसका हक़ लौटाया नहीं जाएगा।
इसके बारे में कुरान पाक की सूरत उन-निसा में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिली। तर्जुमा, ए ईमान वालो, तुम आपस में एक दूसरे के माल बातिल तरीके से ना खाओ। इसकी सज़ा मुख्तलिफ़ हदीसों में भी बयान की गई। आखिरत में भी ये वाले जान है, इसलिए हमें इस गुनाह से हमेशा दूर रहना चाहिए। हदीस मुबारक का हवाला भी है, एक बालिश्त बराबर ज़मीन हथियाने वालों के गलों में 7 ज़मीन तक का तोग बनाकर डाला जाएगा और इसे इसको उठाने को कहा जाएगा। क्या हम ये कर सकते हैं? क्या हम ये भारी बोझ उठा सकेंगे? ईमान ने पूरी क्लास की तरफ देखते हुए सवालिया अंदाज अपनाया। सब ने बुलंद आवाज़ में यकबस्ता होकर नहीं कहा। अगर हम थोड़ी सी तवज्जो इस मामले पर कर लें तो हम कई कानूनी रास्ते भी अपना सकते हैं। जितना आपका हक बनता है सिर्फ उतना ही लें, बाकी कानूनी तरीके से उसके हकदार को वापस कर दें। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि अपना हक भी किसी को दे दो। सिर्फ इतना मना किया गया है कि अपना हक तो ले लो, मगर किसी दूसरे का हक ना छीनो, वरना इसकी सज़ा ताउम्र आखिरत तक भुगतनी पड़ेगी। खुतबा हुज्जतुल विदा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर जोर दिया है, एक दूसरे के जान, माल, इज़्ज़त व आबरू को दूसरे के लिए हराम करार दिया। आज मुख्तलिफ़ अदालतों में ज़मीनों के तनाज़ात पर अक्सर झगड़े हो रहे हैं। अगर हर कोई इस हदीस को जाने और आखिरत की सज़ा भी सुन ले तो कई लोग इस गुनाह से बच सकते हैं। इससे माशरे की इस्लाह करने का एक और मौका मिल सकता है। हर स्टूडेंट ने दिल से ईमान की तायद की थी। ईमान सबके मुतमईन चेहरे देख खुद भी मुतमईन हो गई थी। अगर इनमें से कोई एक भी अमल करे तो मेरा ये जॉब करने का मकसद पूरा हो जाएगा। ईमान दिल ही दिल में सोचते क्लास की तरफ देख आहिस्तगी से मुस्कुरा दी थी। अजलान इस वक्त ज़रार के साथ बैठा कोई बात कर रहा था। जब ये अचानक जैनी की लाउंज में आमद पर पल पल के लिए चौंका ज़रूर था, मगर फिर इसे अक्सर नज़रअंदाज करते बाकी सबके साथ हल्की फुल्की बातें करने लग गया। ज़रार जैनी के आते ही फ़ौरन सोफ़े से उठा और वहाँ से चला गया और किसी ने यह बात नोटिस नहीं की, मगर अजलान की बारीक बीन निगाहें ये बात फ़ौरन महसूस कर चुकी थी। जैनी भी ज़रार को अपनी वजह से यहाँ से जाते देख एकदम शर्मिंदा होकर रह गई। जैनी अब सिकंदर शाह के बुलावे पर बुझे तासरात समेत आसमा बेगम के पास जाकर बैठ गई। कुछ ही देर बाद इसे अपनी स्मातों में अचानक आहिल की आवाज़ सुनाई दी। इसका झुका सर बेख्तियार ऊपर को उठ गया। जैनी आंटी। जैनी ने आहिल के मुंह से अपना नाम सुना तो इसे खुशगवार हैरत ने आन घेरा। इसे फ़ौरन दोपहर का वाक़या याद आ गया जब वो इसके साथ बैठी बातें कर रही थी। अचानक बातों के दौरान इसने आहिल से इसका निक नेम पूछा। मुझे तो सब आहिल ही बुलाते हैं, मेरा तो कोई निक नेम नहीं। आहिल ने मुंह बिसोड़ने के अंदाज में जवाब दिया। मेरा नाम तो जैनब है, लेकिन मुझे सब प्यार से जैनी बुलाते हैं। इसकी बात पर जैनी ने इसे अपना निक नेम बताया। इसके बाद से वो अब इसे जैनी आंटी ही बुला रहा था। ज़लान को भी अभी एहसास हो रहा था कि इसकी आहिल के साथ अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी है, जो वो उसके साथ बैठा मज़े से बातें कर रहा है, वरना वो हर एक साथ जल्दी अटैच होने वालों में से नहीं था। अजलान सर, सोफ़िया मैडम आई हैं और इनके साथ कुछ कॉलीग्स भी हैं जो आपसे मिलना चाह रही हैं। एक मुलाजिम ने आकर इत्तला दी तो अजलान इन्हें ड्राइंग रूम में बिठाने का कहते खुद भी सोफ़े से उठा और वहाँ से चला गया। आज़मा बेगम ने अजलान की निगाहों में अजनबियत देखते जैनी को भी उठाया और अपने साथ वहीं ड्राइंग रूम में ले आई। अजलान इस वक्त सोफ़िया और बाकी को स्टार्स से मुसाफा कर रहा था, तभी जैनी को आज़मा बेगम के साथ ड्राइंग रूम में आता देख एकदम चौंक गया। अस्सलामुअलैकुम आंटी। सोफ़िया और दूसरी कॉलीग्स ने सोफ़े से उठते आसमा बेगम से मुसाफा किया। जैनी भी इनसे मुसाफा करती आसमा बेगम के साथ बाहर जाने लगी, मगर इसके बढ़ते कदम आसमा बेगम की आवाज़ पर वहीं रुक गए। जैनी बेटे, आप भी यहीं बैठो अजलान के पास, मैं अभी स्नैक्स भिजवाती हूँ। आसमा बेगम ने इसे वहीं बैठने का कहा, जिस पर वो चुपचाप अजलान के साथ उसी सोफ़े पर बैठ गई। अजलान, मुझे लगा था मैं इनको पहचान नहीं पाऊंगी, मगर ये जैसी वीडियो में दिखती हैं अभी भी सेम वैसी ही दिख रही हैं। सोफ़िया ने तंजिया अंदाज अपनाते वीडियो की बात शुरू कर दी। इसने जानते बूझते अजलान की दुखती रग पर हाथ रखा था। ना चाहते हुए भी अजलान के चेहरे का रंग फ़ौरन फक पड़ गया। जैनी का भी कुछ यही हाल था। सोफ़िया से के इस कटीले वार पर अजलान से कुछ देर के लिए तो बोला ही नहीं गया था। अच्छा, तो वो ये हैं। साथ वाली लड़की ने भी ग्लासेस दुरुस्त करते जैनी को पहचानने की सही की। तुम पहले नहीं जानती थी? सोफ़िया की अदाकारी अरूज पर थी। इनको तो पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लोग जान गए। सोशल मीडिया पर काफ़ी फेमस हो गई हैं ये अपनी वीडियो शेयर करके। सोफ़िया तंज पर तंज कर रही थी। अजलान को अब सोफ़िया पर गुस्सा आ रहा था, मगर वो मेज़बानी के फ़्राइज़ की वजह से चुप का रोज़ा रखे हुए था। अगर यही बात किसी लड़के ने कही होती तो वो मार मार कर इसका बुरकस निकाल देता, मगर यहाँ बात एक लड़की की थी। मगर वो लड़की इसकी इज़्ज़त का जनाजा कितनी बुरी तरह निकाल रही थी, ये सब देख जैनी का चेहरा शर्मिंदगी के मारे मज़ीद नीचे झुक गया था। इनके सफ़ेद पड़ते चेहरे देख सोफ़िया के चेहरे पर इस वक्त ज़हर-हुंद मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। वो लड़कियाँ सोशल मीडिया पर चलती खबर में अजलान की पाकिस्तान आमद का सुनते सीधा इधर ही आ गई थी। हाँ हाँ, अच्छा, तो फिर कैसा लग रहा है ज़ैनब आपको मिसिज़ अजलान शाह बनकर? सोफ़िया की कॉलीग ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए आहिस्तगी से टांग पर टांग रखे ज़ैनब को सर तपा जांचती निगाहों से देखा।
खैर इनका तो पता नहीं मुझे, लेकिन मैं इनकी बेलौस मोहब्बत पाकर बहुत खुद को बहुत लकी फ़ील करता हूँ। आखिर को मुझे इतनी शदीद मोहब्बत करने वाली लड़की जो हमसफ़र की सूरत में मिली है। इन लड़कियों की तंज़िया बातों के जवाब में ज़ैनब की आंखों में नमी को तैरता देख अज़लान ने मुस्कुराते हुए ज़ैनब को इसके शाने से थामा और अपने साथ लगा लिया। आई रियली फील सो लकी टू हैव यू इन माई लाइफ ज़ैनब। अज़लान ज़ैनी की आंखों में देख प्यार भरे अंदाज में गोया आ रहा था। अज़लान की इस गैर मुतवक्का हरकत पर ज़ैनी की आंखें शश्तर अंदाज में फटी की फटी रह गईं। वाओ ज़ैनब, यू आर सो लकी कि आपको अज़लान जैसा हैंडसम लाइफ पार्टनर मिला है। दूसरी लड़की ने भी अब बाकायदा अपना हिस्सा डाल लिया, जबकि इस मंज़र को देख सोफ़िया का तन बदन तक सुलग उठा था। ज़ैनी से तो हैरत के मारे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। इसके लब तो गोया आपस में सिल कर रह गए थे। इसका पूरा वजूद अज़लान के बाजुओं की मजबूत गिरफ्त में हौले हौले लर्ज़ रहा था। इसकी कुर्बत की तपिश इसको अंदर ही अंदर आग की तरह झुलसा रही थी। इसके डर के मारे लरजते वजूद का अंदाज़ा अज़लान के बाजू को बखूबी हो रहा था, मगर वो अपनी गिरफ्त मजबूत किए किसी को महसूस नहीं होने दे रहा था। ओके, गुड बाय अज़लान, एक्चुअली हमें किसी पार्टी में जाना, सो सी यू सून, टेक केयर। सोफिया ने बमुश्किल चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए मुसाफे के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। ओके देन, सुबह शूट पर मुलाकात होती है। अज़लान ज़ैनब को वहीं अपने बाजुओं की गिरफ्त में लिए से मुस्कुराते हुए दूसरे हाथ से मुसाफा करने लगा। सोफिया ने तंजिया निगाहों में ज़ैनब से भी बमुश्किल हाथ मिलाया था और फिर कुछ ही देर बाद वो सब अज़लान को हाथ के इशारे से बाय कहती वहाँ से चली गई। इस वक्त अज़लान की गर्दन की रगें तनकर फूली हुई लग रही थी। खुद की इस कदर तज़लील, वो भी इस लड़की की वजह से अज़लान को एक बार फिर ज़ैनब से शदीद तरीन नफ़रत महसूस हो रही थी। सोफ़िया और उसके दोस्तों के निगाहों से ओझल होते ही अज़लान की मुस्कुराहट पल भर में सिमट गई। अब वो हर लिहाज बलाए ताक रखते ज़ैनी को झटके से खुद से दूर करता वहाँ से बाहर चला गया था। ज़ैनब इसके यूं झटके से छोड़ने पर खुद को बमुश्किल गिरने से बचा पाई। इसकी आंखें इस वक्त नमी से भरपूर लग रही थीं। अज़लान की जाती पुश्त को देखते एक दो आंसू तो बाकायदा इसके रुखसारों को भी भिगो चुके थे। आहद साहब और अज़मत बेगम भी पाकिस्तान वापस आ चुके थे। अभी अभी वो दोनों इब्राहिम साहब और सारा बेगम से मिलने के बाद वापस वलीद के फ्लैट में ही आ गए। अभी वो बैठे ही थे कि वली ऑफिस से आता इनके पास बैठ गया। मामा, बाबा, हमें प्रीशे के घर जाना है, वो भी बहुत जल्द। रस्मी इस्लाम दुआ के बाद वली ने आहद साहब और अज़मत बेगम को मुखातब करते संजीदा लहजे में बात का आगाज़ किया। वो अपने और प्रीशे के रिश्ते का जिक्र इनसे पहले ही कर चुका था। वो कभी भी कोई बात इनसे नहीं छुपाता था। हमेशा वो इसके वालिदैन कम दोस्त ज़्यादा रहे थे, इसलिए इसने आज इनसे प्रीशे की बात की, जिसे सुनते आहद साहब ने इससे सारे मामले का पूछा। हम प्रीशे बेटी के घर बहुत जल्द जाएंगे इंशाल्लाह। आहद साहब ने इसके शाने पर हाथ रखे नरम लहजे में इसे तसल्ली बख्श जवाब दे दिया। इसके चेहरे पर थकावट के आसार देख अज़मत बेगम ने इसे आराम करने का कहा। प्रीशे की सोचों में गुम वलीद अस्बात में सर हिलाता अपने रूम में चला गया। पता नहीं उनके घर वाले क्या रिस्पॉन्स देते हैं। कुछ ही देर बाद आहद साहब की परेशानी से भरपूर आवाज़ लाउंज में उभरती सुनाई दी। जो हमारे बेटे के लिए बेहतर होगा इंशाल्लाह वही होगा, आप टेंशन ना लें। अज़मत बेगम की बात बरहक थी। आहद, वो लड़की बहुत सादा और मासूम सी है, मैंने पहले भी इसकी तस्वीर देख रखी है। अज़मत बेगम का जद मुतमिन चेहरा देख इन्हें यकगुना सुकून महसूस हुआ था। अल्लाह ताला हमारे वलीद के नसीब में भी आपके जैसी अच्छी जीवन साथी लिखते। आहद साहब ने अज़मत बेगम की खुलूस दिल से तारीफ़ की तो जवाबन अज़मत बेगम भी धीरे से मुस्कुरा दी। आप बैठिए, मैं ज़रा वली को गर्म दूध दे के आती हूँ, इसको थोड़ा आराम मिलेगा, थक गया होगा बेचारा इस सारी भाग दौड़ से। अज़मत बेगम आहद साहब को भी आराम करने का कहती खुद वली के लिए किचन में दूध गर्म करने चली गई थी। जल्द अज जल्द पता करवाओ पाशा, आखिर है कौन ये नया एसपी जिसने आते ही मेरे खिलाफ ये सारा महाज खोल दिया। नासिर मलिक ने कबीर पाशा को इसका पता वगैरह मालूम करने का हुक्म दिया। वो फातिमा को कहाँ लेकर गया है ये भी पता करवाओ। मैं जल्द अज जल्द उसके पास से फातिमा को अपने पास लाना चाहता हूँ। उसकी इतनी हिम्मत कि नासिर मलिक यानी मेरी पसंद की लड़की से निकाह कर लिया। मैं इस कमीने को छोड़ूंगा नहीं, बस एक दफ़ा मुझे मिल ले ज़रा। नासिर मलिक पिछले कुछ दिनों से दहकते अंगारों पर चढ़ रहा था। इसका पोर पोर इस हादसे में सुलग उठा था। इसे कहीं से कोई खबर नहीं मिल रही थी। कोई पुलिस वाला इस एसपी के खिलाफ बोल नहीं रहा था और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा था, क्योंकि इस एसपी ने सब पर नज़र रखवाई थी। जी बॉस, मैं जल्दी पता करवाता हूँ। कबीर पाशा ने इसे तसल्ली देने की नाकाम कोशिश की। मुझे बहुत जल्द वो एसपी ज़िंदा या मुर्दा हालत में चाहिए पाशा। मुझे तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक मैं इसे अपनी आंखों के सामने मरा हुआ देख ना लूँ। नासिर मलिक ने इसे हुक्म सादर करते वहाँ से भेज दिया। एसपी उस्मान, तुमने अच्छा नहीं किया, अब तुम मेरे हाथों नहीं बचोगे। तुमने ये निकाह करके मेरी गैरत को ललकारा, इसकी बहुत सख्त सज़ा भुगतनी पड़ेगी तुम्हें। नासिर मलिक ने गुस्सीले लहजे में गोया थे सामने मौजूद टेबल पर रखे गिलास हाथ से नीचे गिरा दिए। इस वक्त वो गुस्से में नीम पागल लग रहा था। मुस्तरब चाल चलते चलते कुछ ही देर बाद इसके शातर दिमाग में एक खुराफाती प्लान ने जगह बना लिया। वो आदत से मजबूर खबासत से मुस्कुराते फ़खरिया अपना कॉलर झाड़ रहा था।
मैं तो कहती हूँ जामन इसकी शादी हाजक से करवा देते हैं, और कितने रिश्ते देखेंगे आप इसके लिए। हर कोई तो आकर मना करे जा रहा है। शीज़ा भाभी अपने प्लान के मुताबिक जामन भाई का ब्रेन वॉश करने में मसरूफ़ थीं, मगर जामन भाई किसी तौर भी हाजक के रिश्ते के लिए हामी भरने को तैयार नहीं थे। अल्लाह ताला ने मेरी बहन के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा सोच रखा होगा, इसलिए तुम ज़्यादा फिक्र नहीं करो। बिलाखिर जामन भाई ने तंग आते शीज़ा भाभी को दो टोक लहजे में जवाब दिया तो वो अपना रूप मोड़े मुंह के जाविये बिगाड़ने लगे, क्योंकि इसके लाख जतन के बावजूद भी जामन भाई प्रीशा से बदजन नहीं हो रहे थे। और वैसे भी जितने लोगों को तुमने बुलाया इनमें से एक भी रिश्ता मुझे पसंद नहीं आया था। वो क्या मना करते मेरी बहन को, इनमें से कोई भी मेरी बहन के लायक नहीं था। और वो अगर वो मान भी जाते तो फिर भी मैं प्रीशा की शादी उनसे हरगिज़ नहीं करता। और जामन भाई ने शीज़ा भाभी को फ़ौरन खरी खरी सुना दी। मैं भला इसकी दुश्मन हूँ? मैं भी तो यही चाहती हूँ इसके लिए अच्छा सा घर ढूंढूँ, मगर तुम अच्छी तरह जानते हो हम जैसे लोगों की बात कैसे मिनटों में फैलती है। हर कोई तो पहले से ही इसकी दोस्त की मोहब्बत के कसीदे सुन चुका होता है। हम तो किसी से कोई बात नहीं करते, वो खुद ही आगे से कह देते हैं जैसी दोस्त है ये भी वैसी ही होगी। शीज़ा भाभी ने नाक ऊपर को चढ़ाते कटीले लहजे में अपनी बात मुकम्मल की। इनकी इस बात पर जामन भाई ने इसे सख्त घूरी से नवाजा था। तुम अच्छी तरह जानती हो जैनी को, मैं खुद कई बार इससे मिल चुका, और तुम भी तो कई बार मिल चुकी। तुम खुद उसकी कितनी तारीफ़ें करती थी। वो बच्ची छोटी सी गलती क्या कर बैठी, लोगों ने तो उसकी बात का बतंगड़ बना डाला है। जामन भाई के दिल में ज़ैनब के लिए बहुत इज्जत थी, क्योंकि वो इसकी बहन प्रीशा की सबसे अच्छी दोस्त थी। इन दोनों के दरमियान गहरी दोस्ती का रिश्ता था। ये तो सिर्फ शीज़ा भाभी जानती थी कि पहले पहल वो जैनी की तारीफ़ें सिर्फ इसलिए करती थी क्योंकि वो वक्तन फ़वक्तन इनके लिए महंगे महंगे गिफ्ट्स लाती रहती थी, और इन्हें ब्रांडेड चीज़ें इसकी तरफ से तोहफे में मिलती रहती थी। मगर अब वो यहाँ आ नहीं रही थी तो इनको किस चीज़ का फ़ायदा हो रहा था, इसलिए अब इन्हें जैनी में भी कीड़े नज़र आने लगे थे, वरना तो जैनी की तारीफ़ों के पुल बांधते इनकी ज़ुबान नहीं थकती थी। अजलान वापस कमरे में आया तो जैनी को काउच पर अपना सर हाथों में थामे बैठे हुए देखा। वो अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए शावर लेने वॉशरूम में जा रहा था, क्योंकि जब कभी इसे गुस्सा आता वो जल्दी से शावर ले लेता। इसके बाद वो हमेशा खुद को थोड़ा बेहतर महसूस किया करता था। इसके वॉशरूम की तरफ बढ़ते कदम जैनी की सरगोशी नुमा आवाज़ ने रोक दिए। वो वापस मुड़े बिना वहीं मुठ्ठियाँ बीचे खुद पर जब्त करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। आई एम सॉरी अजलान, जैनी ने झुके सर समेत इसे नादम लहजे में मुहातब करते माजरत चाहिए। शर्मिंदगी के मारे वो अब फिर से रोने लगी। अब ये सब कुछ इसकी बर्दाश्त से भी बाहर हो रहा था। आज तो वो चाह कर भी अजलान के सामने अपने असाब पर काबू नहीं रख पाई। सॉरी? सॉरी फॉर व्हाट मिस जैनब, सॉरी फॉर व्हाट? इसकी धारनुमा आवाज़ ने जैनब के बहते आंसुओं को फ़ौरन ब्रेक लगा दी। अजलान के नाम के मानी की तरह जैनी को इसकी आवाज़ भी शेर की चिंगाड़ की तरह लग रही थी। शादी के बाद अजलान ने पहली बार इसका नाम अपने लबों से अदा किया था। इसके सर्द अंदाज पर जैनी बिल्कुल जामिद हो गई थी। अब वो खौफज़दा हिन्नी की मांद इसे ही देख रही थी। मेरी ज़िंदगी को घटिया मजाक बनाने के लिए या फिर इसे अजाब बनाने के लिए? किस किस चीज़ के लिए सॉरी करेंगी आप? आपकी इस बचगाना हरकत ने मेरा सारा करियर तबाह कर दिया। इतने सालों से मैं बिना किसी स्कैंडल के इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, मगर आपने ज़ैनब, आपने मेरे साफ शफाफ कैरियर को एक ही झटके में दागदार कर दिया। अब लोग आपकी ज़ात के साथ साथ मुझ पर भी तबसरे कर रहे होते हैं। अजलान इंग्लिश शहादत उठाए अपने अंदर पनपता गुस्सा इस पर उंडेले जा रहा था।